अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए दिन और एक नए आज़म के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपना तो ख्याल रख ही रहे होंगे, लेकिन जनाब अपने इर्द गिर्द का जो बसने वाले लोग हैं, आपसे मुंसलिक जो लोग हैं, उनका भी खूब ख्याल रख रहे होंगे। और क्योंकि कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा था कि जब वन मैन शो या वन मैन आर्मी जैसे जो मुहावरों का इस्तेमाल बहुत आम होता था, लेकिन आजकल की महंगाई और हालात ने ना इस सोच को यकसर बदल कर रख दिया है। क्योंकि घर चलाना अब अकेले एक फ़र्द के बस की बात नहीं रही है। घर चलाने का मतलब है कि जनाब एक ऐसी गाड़ी जिसके टायर का किरदार एक फ़र्द अदा करता है, तो पेट्रोल का किरदार दूसरा फ़र्द अदा कर रहा होता है। और ऐसे में एक जो माहिर ड्राइवर होता है वो इस गाड़ी को मुनासिब स्पीड से चलाकर ज़्यादा दूर तक ले जा सकता है। यानी कि घर के मुख्तलिफ अफराद अब मिलकर घर के मामला ज़्यादा अच्छे से चला सकते हैं। जहाँ पर पहले एक बंदा कमाता था और 7 बंदे खाते थे, अब ऐसा नहीं है। अब जब तक 7 बंदे 7 घर के अफराद नहीं कमाएंगे तब तक मामलाते ज़िंदगी या जो ज़िंदगी की गाड़ी है वो अच्छे तरीके से नहीं चल सकती है। और एक जो मुनासिब ड्राइवर होता है जिसके हाथ में वो ड्राइविंग सीट होती है, वो ही अच्छे तरीके से चला सकता है और गाड़ी को ज़्यादा दूर तक लेकर जा सकता है। और इसके लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी मुनासिब रफ्तार में, मुनासिब स्पीड में दूर तक जाए, तो इसके लिए हमें अपनी चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए, क्योंकि गैर ज़रूरी अखराजात और फजूल खर्चियों को ख़त्म करना होगा। और जब ही ज़िंदगी की जो मुआशी गाड़ी है ना वो अच्छी माइलेज दे सकती है। क्योंकि हमारे यहाँ पे होता ये है कि हमारे अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं, एक्सीड कर जाते हैं, लेकिन हमारी आमदनी जो होती है, हमारी इनकम जो होती है वो बहुत कम होती है। तो हमारा वो जो बैलेंस लाइफस्टाइल होता है वो नहीं रह पाता है। तो इसलिए जिस तरह का महंगाई का दौर चल रहा है, जिस तरह के मामलाते ज़िंदगी चल रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखते हैं कि जनाब महंगाई में इजाफ़ा ही होता जा रहा है। तो जब तक सब मिलकर एक दूसरे का हाथ नहीं बांटेंगे, घर के अफराद मिलकर एक दूसरे को सहारा नहीं करेंगे, हेल्पिंग हैंड नहीं बनेंगे, तब तक एक अच्छी, मैं कहूँगी कि बहुत लग्जूरियस लाइफ भी नहीं, एक अच्छी और मुनासिब ज़िंदगी हम गुजार सकते हैं। अगर सिर्फ हम ये कहेंगे कि सिर्फ एक फ़र्द ही घर का कमाए और शायद बाकी 5 लोग बैठकर आराम सुकून से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो ऐसे हालात अब नहीं हैं। ये पहले हुआ करता था, ये आज से 5-10 साल शायद या इससे भी पहले की बात थी, पहले का दौर था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जब तक घर के सारे अफराद कमाएंगे नहीं, वो जो घर की गाड़ी है ना वो नहीं चल पाएगी, वो अच्छी माइलेज आपको नहीं दे पाएगी। कहीं ना कहीं फिर उसके पेट्रोल का मसला भी आपको आएगा, फिर उसकी मेंटेनेंस का मसला भी आएगा। अगर एक फ़र्द पर रहेंगे तो वो अच्छे तरीके से फिर आप अपना सफ़र तय नहीं कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं वो गाड़ी ख़राब होती जाएगी, फिर आपको बार बार जो है वो वर्कशॉप लेकर जाना पड़ेगा उसको। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने अखराजात में कमी लेकर आए। देखें, लिस्ट डाउन कर लें अपनी चीज़ों को कि जनाब हमें कौन सी चीज़ें जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़रूरत है उनकी हमें, तो हमें वो चाहिए। अपना बजट बना लिया करें, क्योंकि आजकल इसकी बेहद ज़रूरत है। बजट बनाने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि बजट से अगर आप थोड़ा सा भी आउट हो गए हैं ना, तो जनाब आप समझें कि अगले 6 महीने का बजट आपका बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा, तो आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो चीज़ों को लिस्ट डाउन करना, उनके बारे में देखना कि कौन सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर वो इस महीने नहीं लेंगे, हम इस महीने उसकी ख़रीदारी नहीं करेंगे तो आगे चल जाएगा। तो उन चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है और एक दूसरे का हेल्पिंग हैंड बनने की ज़रूरत है। तो आज की यही रुदात थी कि जनाब एक दूसरे की मदद करें। ख़ुद तो हम खुश रहते ही हैं, लेकिन दूसरों को भी खुश रखने की हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर आप किसी की मदद अगर नहीं कर सकते हैं, पैसों के ज़रिए नहीं कर सकते हैं, तो किसी को मुस्कुरा कर देख लें। जो परेशान हाल होगा ना, वो अगर आपकी मुस्कुराहट देखेगा और अगर उससे ही उसका दिल खुश हो जाएगा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी ना, तो मेरे ख्याल से और इससे बेहतर सदका जारिया क्या हो सकता है आपके लिए। तो ये भी
एक अजर ही है, ये भी एक सवाब का काम ही है। तो जितनी खुशियाँ बिखेर सकते हैं, बांट सकते हैं, उतनी खुशियाँ बांटिए। हम भी आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में, कुछ किताबों के हवाले से जनाब बात कर लेते हैं। और सेगमेंट है हमारा आज की किताब। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद होते हैं, शायर हैं, मुसन्निफ़ हैं। और जनाब आज वो कौन सी किताब से हमारा और आपका तारुफ़ करवाने वाले हैं, उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज की किताब का तारुफ़ सुनते हैं। जी अहमद साहब बताइएगा। शुक्रिया मुनीबा। एक सवेर वो व्यारना की मुर्दा बस्ती में पहुंचे, जहां तेज़ हवा से रेत पक्की ठीकरियों और मोहरों पर से धीरे धीरे सरक कर उनकी शक्लें दिखाती थी। सूरज चढ़ा और सर पर आ गया और वो सुस्ताने के लिए एक टीले की ओट में हो बैठे। तुम यहाँ से उठ जाओ, वर्चन ने उसे कहा। उधर किसी और जगह छांव देखकर वहाँ जा बैठो। क्यों? डोरगा हैरान हुआ पर जवाब लिए बगैर उठकर परे चला गया। वर्चन ने डोरगा को उठा दिया था कि वो उस काले डर को उसके चेहरे पर सिमटता फैलता न देख पाए जो इस मुर्दा बस्ती के सामने पाकर उसके अंदर में से उबलता था और चेहरे तक आता था। मोहनजो जाते हुए वो इसके पास से हो गुजरा था पर इसके अंदर नहीं आया था, और आज भी अगर ये रात में उसके कदमों के नीचे से निकल कर पीछे रह जाती तो वो खुश होता। पर सवेर होने पर उन्हें रुकना था, नहीं तो गर्मी उन्हें जला देती। और जब सवेर हुई तो वो व्यारना में थे। यहाँ कभी कोई नदी थी शायद, जो अब नहीं थी। ये जो हिस्सा मैंने आपको सुनाया है, ये समझ लीजिए कि खुलासा है बहाव का। मुस्तनसर हुसैन तारड़ का नावल बहाव, इसे संगे मील ने शाया किया है, और मेरी तालिब इल्माना राय में ये वो नावल है जिसने रजिस्टर करवाया मुस्तनसर हुसैन तारड़ को बतौर लेजेंडरी नावल निगार। इसमें मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने अपनी फ़न की तमाम सलाहियतें, अपनी तख्लीकी सलाहियतें इकट्ठी करके ये नावल जो है उसको लिख डाला। 5000 साल पुराना पंजाब का इलाका और सिंध का इलाका, ये इसका जो है पस मंज़र है। और यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स हैं, बुनियादी 3 कैरेक्टर, पारोशनी, वर्चन और समरू। और अगर मैं इसका वन लाइनर बयान कर सकूं तो वो ये है कि ये एक लव ट्राइएंगल है। पारोशनी का, वर्चन और समरू, ये 2 मर्द किरदार हैं और पारोशनी एक खातून है। और ये एक ऐसे इलाके में है जहाँ पे दरियाए घाघरा बहता है। ये उसके किनारे की बस्ती है, छोटी सी बस्ती है बेनाम। और दरियाए घाघरा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है हमारी आंखों के सामने से। अब भी बाज़ दरिया ख़त्म हो रहे हैं। अभी मुज़फ़्फ़राबाद में दरिया नीलम के बारे में तहरीकें चल रही हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। और इसी तरह हमारी आंखों के सामने दरिया रावी जो था, वो हमारे बचपन में कितना पानी था और आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो रहा है, बहुत कम पानी रह गया है। तो दरिया घाघरा भी इसी तरह भावलपुर के रास्ते में हमें नज़र आता है। और वहाँ पे मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने इस नावल को सेट किया। वहाँ से एक किरदार मोहनजोदाड़ो भी जाता है और वहाँ जाके मोहनजोदाड़ो को सारा अच्छे तरीके से देखता है। वर्चन उसका नाम है। और समरू जो है वो वहीं पे बस्ती में ही रह जाता है, पारोशनी के पास, जबकि वर्चन चला जाता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का जो अपना मिजाज और अपनी शख्सियत है, ये वर्चन और समरू में बट गई है। वर्चन तारड़ साहब की तरह मुसाफिर है और आवारागर्द है, जो ख़ुद ये लिखते हैं, वेगाबॉन्ड अपने आप को कहते हैं। जबकि समरू जो है वो पानी का गिलास जिसको देखकर, जिसमें पानी एक दिन कम हो गया था और इनके अंदाजे से कम निकला, उसको देखकर ये नावल लिखने का तारड़ साहब को ख्याल आया। ये वाक़या समरू के साथ गुजरता है। फिर पारोशनी एक एम्पावर्ड वेमेन है उस दौर की, और तारड़ साहब ने बहुत महारत से और ख़ूबसूरती से उस दौर को दोबारा से ज़िंदा कर दिया इस नावल में, पारोशनी को दिखाते हुए कि वो उस दौर की ऐसी खातून है कि जब मादरश्री दौर था, ख़वातीन काम करती थीं, पिदरश्री मुआशरा नहीं था, और मेल और जो डोमिनेशन होती थी वो नहीं थी, मेल ओरिएंटेड सोसाइटी नहीं थी, वो फीमेल ओरिएंटेड सोसाइटी थी। तारड़ साहब ने बुनियादी तौर पे नोहा लिखा है पानी के खुश्क होने का, और ये जो बहाव लफ्ज़ है ये एक अलामत है पानी के बहाव की भी, जो कि अपने रास्ते भी बदलता है, और जब पिछला रास्ता उसका बदल जाता है तो वहाँ पे जो खुश्का पड़ता है उससे हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। मछली, चरिंद, परिंद, रुख, दरख्त, इंसान, सब कुछ, कल्चर, तहजीबें ख़त्म हो जाती हैं।
मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा ये कैसे तबाह हुई, इस अभी सवालिया निशान है। लेकिन यही है कि वहाँ से दरियाओं ने रास्ते बदल लिए, सैलाब ने तबाहकारी की होगी, या शायद आर्यंस आए, उन्होंने आके बर्बाद किया और उसके बाद दरिया ने रुख बदल लिया और वहाँ पे खुश्का पड़ गया, कहीं पे कलराठी हो गई ज़मीन और कहीं पे बिल्कुल रेत ही रेत रह गई। तो बहाव वक्त का भी है, 5000 साल का वक्त ये बह रहा है इस नावल में। बहाव एक इंसानी जो तख्लीकी मादा है जिससे इंसान बनते चले जा रहे हैं हज़ारों सालों से, उसका भी एक बहाव है कि वो शक्लें बदलता है। आपको ये नावल पढ़ते हुए हमीदा जमीला हाशमी साहिबा का दश्त सूस भी याद आएगा, क्योंकि उसमें भी दरिया का बड़ा शानदार जिक्र है। फिर शोलो खौफ का डॉन याद आएगा। इसके अलावा आपको सिद्धार्थ भी याद आएगा हरमन हैसे का, और कुरातुलैन हैदर का आग का दरिया भी याद आएगा, क्योंकि उसमें भी वक्त जो है वो हीरो है। तो इस तरह ये तहजीबों का बहाव, पानी का बहाव, वक्त का बहाव, तारड़ साहब ने अपनी कमाल फ़नकारी दिखाई है इसमें, और हमें ये बताया है कि वो वाकई एक बड़े नावल निगार हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बुनियादी तौर पे फितरत ने उनको नावल निगार पैदा किया था। वो कहानी सुना सकते हैं और कहानी बड़े शानदार तरीके से सुना सकते हैं और किसी भी ज़माने में पहुँच के और आपको पहुँचा के सुना सकते हैं। सफ़रनामा निगारी जो है वो शायद वो इसलिए कि वो सफ़र बहुत करते हैं तो उन्होंने कहा कि चलिए उनको डॉक्यूमेंट करते चले जाएँ इसलिए, वरना बुनियादी तौर पर वो है नावल निगार। और बहाव, राख, जिप्सी, प्यार का पहला शहर और इस तरह के किला जंगी, कुर्बे मर्ग में मोहब्बत, ये इनके सारे नावल्स हैं। लेकिन मुझे मेरे दिल के जो करीब तरीन है वो ये बहाव है। और मैं जब ये इसको पढ़ता हूँ, दोबारा कभी कभार उसकी वर्गगर्दानी करता हूँ, तो कभी मैं वर्चन के साथ चल देता हूँ, कभी समरू के साथ और कभी परोशनी के साथ और कभी गागरी के साथ परिंदे मारने के लिए, और इस तरह ये मामला जो चलता रहता है। और जो ममन मासा है इसमें जो दानश्वर है वो बड़ा अजीब व गरीब किरदार है, और ये कहीं ना कहीं मैजिकल रियलिज़म को भी हाथ डालते हैं और उस टेक्निक से भी काम चलाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि तारड़ साहब अगर सिर्फ यही नावल लिख लेते तो ये तारड़ को ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी। और जनाब आज की किताब बहाव मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का एक बेहतरीन जो नावल इसको कहा जाता है, तो उसके हवाले से प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमें बता रहे थे कि उसमें आपको क्या क्या मिल सकता है। 5000 साल पुरानी तारीख़ सिंध की, पंजाब की, बहावलपुर की, ये सारी तारीख़ आपको उसमें मिलेगी। आपको उसमें एक स्टोरी पूरी मिलेगी, तो आप उसको पढ़िएगा। बहुत ही खूबसूरत नावल है और फिर हमें इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। और आजकल जनाब मोटापा एक बहुत बड़ा मसला है जिससे ना सिर्फ हर औरत परेशान है बल्कि मर्द भी इस हवाले से काफ़ी डाइट कॉन्शियस रहते हैं। और इस मसले की वजह से हमारे मुआशरे में बहुत सी लड़कियां मुनासिब रिश्ता ना मिलने की वजह से भी परेशान रहती हैं, डिस्टर्ब रहती हैं। और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उम्र के 30वें हिस्से को क्रॉस करते ही ख़ुद को फिट रखने के लिए कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते ही रहते हैं, और कभी एक वक्त का खाना छोड़ देते हैं तो कभी कभार 2 वक्त की मुनासिब डाइट भी नहीं लेते हैं। और इसका आपके वज़न की कमी पर कोई फ़र्क पड़ता हो या ना पड़ता हो, मैं आपको ये बताऊं कि आप उल्टा इस अमल से नुकसान में ही जाते हैं, फ़ायदा नहीं होता इससे आपको। और अगर आप मुनासिब खुराक ना लें तो इसका आपकी जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतों पर भी इंतहाई मनफी असर होता है, और आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, आपकी जो चेहरे की रौनक है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, आंखों की बिनाई मुतासर हो सकती है, और भी बहुत सारे मसाइल हैं जिनका सामना आप लोगों को करना पड़ जाता है। और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि आम तौर पर हर इंसान को ना जिस्मानी तौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर कम से कम 1000 से 1300 तक कैलोरीज़ की रोज़ाना ज़रूरत पड़ती है, जिसकी उसको इनटेक करनी पड़ती है। और इससे इंसान अपने रोज़ाना के जो मामलात हैं उनको आसानी से सरअंजाम भी दे सकता है। लेकिन आजकल हर कोई ख़ुद से ही जनाब डॉक्टर भी बन जाता है, ख़ुद से न्यूट्रिशन भी बन जाता है, ख़ुद से वो कहता है कि हम यूट्यूब से या गूगल से वीडियोस देखकर हम हर चीज़ घर पर ही कर लें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रैश डाइट्स की जाती हैं अपने वज़न को कम करने के लिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें की जाती हैं जिसकी वजह से वज़न तो कम नहीं होता है लेकिन आपके जो जिस्मानी कमज़ोरी है वो होना शुरू हो जाती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो आज हम ये बात करेंगे कि ओबेसिटी बढ़ती जा रही है तो इस मसले का हल क्या है।
है, हमने अपनी खुराक में अपने खाने पीने की आदत को किस तरह बेहतर करना है, किस तरह मॉडिफाई करना है ताकि हम जो है अपने वज़न को कम कर सकें या उसको मेंटेन कर सकें। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर मिनाहिल हारून हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं। उनसे बात करते हैं। डॉक्टर मिनाहिल, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर मिनाहिल, सबसे पहले तो ये बताइए, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, मोटापे का शिकार बहुत सारे लोग, मतलब आधी आबादी जो है हमारी पाकिस्तान की, वो मोटापे का शिकार है। तो इसको किस तरह ओवरकम किया जा सकता है थ्रू आवर डाइट? ठीक है, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। आजकल हमारी रूटीन ही ऐसी है कि हमने बैठ के ही हर काम करना होता है हमारे ऑफिस में। तो उसके लिए बेस्ट हल ये है कि आप लंच बॉक्सेस लेकर जाएं और बाहर से जो है वो आप वीकली भी खाना खाएं। होता है ना कि अमूमन लोग जो हैं वो बाहर से ही कुछ ना कुछ ऑर्डर कर रहे होते हैं और कहते हैं ये बारबेक्यू है तो ये हेल्दी है, हम खा सकते हैं। बट उसमें बहुत सारे ऐसे ऑयल्स का इस्तेमाल होता है, स्पाइसेस का इस्तेमाल होता है जो आपके मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छे नहीं होते। इसके साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है जो कि है फिजिकल एक्टिविटी का। तो आपने 30 से 40 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी तो जरूर रखनी है और इसमें अगर आप वॉक करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ वाटर इनटेक बहुत अच्छी करें और प्रोटीन्स का इस्तेमाल अपनी डाइट में रखें। प्रोटीन से कोई भी मोटा पतला नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं है। आप उसको एसेंशियल तरीके से लें तो आपको बेनिफिट देगा। यही कुछ चीजें होती हैं, टिप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करके तो एक अच्छी डाइट जो है वो रख सकते हैं। लेकिन आजकल जिस तरह मोटापे का मसला बढ़ता जा रहा है तो आधी से ज़्यादा आबादी जो है हमारी वो शॉर्टकट अपना रही है, क्रैश डाइट्स की तरफ जा रही है। डाइटिंग तो हम करते हैं लेकिन अब वो क्रैश डाइट के ऊपर जा रहे हैं कि हर चीज़ ही खाना पीना छोड़ देते हैं। तो ये हमारे लिए कितने नुकसानदेह हो सकती है? अच्छा, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। मेरी एक क्लाइंट आई परसों और मुझे कहती है कि जल्दी से मुझे बस 1200 कैलोरी का ना आप प्लान बना के दे दें। और मैंने उनको कहा आपका वेट कितना है, तो कहती है 80 kg। तो मैं इतना हैरान हुई कि लोगों में अभी भी ये अवेयरनेस नहीं आई कि आपने अपने वेट के मुताबिक जो है वो कैलोरीज में जाना है। ये जो डाइटिंग होती है कि जी वाटर डाइट हो गई, बनाना डाइट हो गई, फ्रूट डाइट हो गई, मुझे तो समझ नहीं आते कि ये कॉन्सेप्ट निकले हैं तो निकले कहाँ से हैं। ठीक है, ये फॉलो करके तो कोई भी पतला हो जाता। अगर क्रैश डाइटिंग से ही इंसान पतला हो सकता तो ये हमारे ऑब्वियसली जो ओबेसिटी का इशू आया हुआ है ये होता ही ना। अब होता ये है कि जब हम क्रैश डाइटिंग करते हैं तो हमारी डिजीनेस होती है, हम नोजिया फील करते हैं, हमारी बॉडी से बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जो लोगों के बाल हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आती कि क्या रीजन है। वो समझते हैं कि शायद हम किसी डिजीज की तरफ जा रहे हैं और उनका डाइट की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। तो आपने अपनी डाइट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, आपने बिल्कुल भी क्रैश डाइटिंग नहीं करनी, क्योंकि होता ये है कि आप कर तो लेते हैं, आप पतले भी हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसके नुकसान आपको ओल्डर एज में देखने को मिलते हैं। जैसे कि जब आप अपने ओल्डर एज की तरफ जाते हैं तो आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। अच्छा, ये तो ओल्डर एज की हम बात कर रहे हैं ना कि उसमें जाके साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो क्रैश डाइट करते हैं तो उनसे उनका वज़न कम हो जाता है डॉक्टर मिनाहिल, लेकिन जैसे ही वो अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं, अपना वज़न कम कर लेते हैं और उस डाइट को छोड़ते हैं तो उनका जो वेट होता है बाउंस बैक करता है और वो उससे ज़्यादा मोटे होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही है क्योंकि वो अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ जाते हैं। अब हर इंसान वो डाइट मत करें जो आप लॉन्ग टर्म फॉलो कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब आप अपनी रूटीन पे वापस आते हैं तो वो वेट आपका 10x होके वापस आता है। जैसे अगर आपने 10 kg लूज किया तो वो 20 kg आप पे वापस आएगा, क्योंकि आपने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग वेट लूज किया ही नहीं था। सही। और अगर आप देखें तो कुछ लोग उसी पैटर्न में भी रहते हैं और वो शिकायत करते हैं कि अब हमारा वेट स्टक हो गया है, जितना हमने 10 kg अगर लूज किया है तो उतना ही है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है और फिर वेट लॉस आपका बिल्कुल भी नहीं होता, फिर आप जितनी मर्जी क्रैश डाइटिंग कर लो।
अच्छा, जिस तरह मैं बात करी थी कि वेट तो लूज़ कर रहे होते हैं और उसकी वजह से हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और भी साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि अच्छा वेट भी लूज़ हो जाए लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम्स भी ना हो कि हमारी स्किन ख़राब ना होना शुरू हो जाए, डिहाइड्रेट ना हो जाए हम लोग, या हमारे बाल जो है गिरना शुरू हो जाते हैं वो ना हो? जी, इसमें ये है कि आपने अपने कैलोरीज के अकॉर्डिंग चलना है। और सेकंड नंबर पे ये है, आपकी प्रोटीन इनटेक अच्छी होनी चाहिए। आपने कार्ब्स भी लेने हैं, फैट भी लेने हैं और प्रोटीन भी लेने हैं। कोई चीज स्किप नहीं होनी चाहिए। इसके साथ आपने 4 to 5 मील्स रोज जरूर लेने हैं। पोर्शन कंट्रोल पे फोकस करें रेदर देन डाइटिंग। 4 to 5 अगर आप मील्स में डिवाइड करते हैं तो वो आपके डाइजेशन को फास्ट भी करेगा और आपकी क्रेविंग्स भी होगी। इसके साथ साथ ये है कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा शुगर की क्रेविंग होती है, वो लोग फ्रूट से इसको पूरा करें। जैसे हमारे पास डेट्स हैं, और बजाय ये कि आप बाहर से शुगर क्रेविंग पूरी कर रहे हैं, इस तरह की चंद चीजें आप करेंगे तो आप अपने बॉडी में जो है वो मेजर असर देखेंगे। और इसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, 30 to 40 मिनट। लेकिन हमें डेली रूटीन में कितनी कैलोरीज एक दिन में चाहिए होती हैं, ये भी हमें बता दें। ठीक है, ये कैलोरी जो है वो पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। जो है वो 1400 से 1800 की कैटेगरी में आती है। इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो ये है कि आपने अपने वेट को मल्टीप्लाई कर देना है 25 से, ठीक है। तो जो वेट आपके पास आता है, फिर आपने उसको मल्टीप्लाई करना है अपनी फिजिकल एक्टिविटी से। अच्छा। जैसे अगर आप बिल्कुल एक्टिव नहीं है, स्लाइट एक्टिव हैं, तो 1.2 से। अगर आप मॉडरेट एक्टिव हैं तो 1.3 से। और अगर आप हाईली एक्टिव हैं, मतलब आप जिम भी कर रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं, वॉक भी कर रहे हैं, तो फिर 1.5 से, ठीक है। सही। उसके बाद जो आपके पास आंसर आएगा, उसको अगर आपने वेट लॉस करना है तो -500 करके आप स्टार्ट कर दें, ठीक है। और वेट गेन करना है तो +500 करके आप अपना कैलोरी को स्टार्ट करें, ठीक है। सही। लेकिन मुझे ये बताइए, फिर हमें डेली रूटीन में जो अपना पोर्शन साइज स्क्वीज़ करना है या उसको कम करना है, तो उसमें हम लोग क्या खाएं? मतलब अगर ब्रेकफास्ट से शुरू करें तो उसमें हमारी कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स मौजूद होने चाहिए, लंच में क्या होना चाहिए, उसके बाद डिनर में क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए कि जिससे हमारी हेल्दी ईटिंग भी हो जाए और हमारा वेट भी ज़्यादा ना हो। देखिए, आपका जो वेट है ना वो आपकी कैलोरीज पे डिपेंड करता है। अच्छा। आप अगर ज्यादा कैलोरीज ले रहे हो, मतलब लेट्स से अगर आप एप्पल खा रहे हो, आलमंड भी खा रहे हो, पीनट बटर लगा के ब्रेड भी बना लिया है, थोड़ा सा पराठा भी ले लिया है, आप इसको पोर्शन कंट्रोल कह रहे हो? नहीं, ये आपकी कैलोरीज को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। सारा रोल जो है वो आपकी कैलोरीज का होता है, कोई एक फूड आइटम का नहीं होता। अब जो फूड्स अच्छे हैं, हाई एंड फाइबर हैं, हाई एंड प्रोटीन है, वही आपका वेट लॉस कराते हैं। अब जस्ट हम ब्रेकफास्ट की बात करें तो उसमें हमारे पास ग्रैंड ब्रेड बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का। इसके साथ साथ हमारे पास जो एग्स हैं वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। और कोशिश करें एग्स में आप स्पिनच डाल लें, मशरूम डाल लें, ऑलिव डाल लें, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में तो हमसे वेजिटेबल खाई नहीं जाती। तो अगर हम इस तरह से एडिशन करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आप ओट मील का इस्तेमाल कर सकते हैं और स्मूदीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप मिल्क में कोई भी फ्रूट डाल के जो है वो पी सकते हैं और फ्रूट्स भी खा सकते हैं। बहुत सारी वैरायटी है आपके पास। इस तरह अगर हम स्नैक टाइम की बात करें तो स्नैक टाइम जरूर रखें। जो लोग कहते हैं ना हमने सुबह खा लिया रात को खा लिया, ये बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। आपका डाइजेशन बहुत स्लो हो जाता है। तो आप स्नैक में कबाब भी ले सकते हैं, चिकन के कबाब बना लें, या फिर आप पॉपकॉर्न ले सकते हैं। पॉपकॉर्न बिल्कुल 0 कैलोरी है। इस तरह की चीजों पर खाएं जो आपको बेनिफिट देंगी। इसके बाद हमारा डिनर आता है। डिनर में आप रोटी खाएं, आप चावल खाएं, आप अपने कार्ब्स जरूर लें। अच्छा। लेकिन हमारा तो ये कॉन्सेप्ट है कि हम चावल और रोटी तो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, जैसे मीठा भी छोड़ देते हैं, और हमें नहीं पता होता, हमें ये लगता है कि ये शायद फैट है इसके अंदर तो हमने नहीं खाना, और हेल्दी फैट का भी हमें इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। मेरे क्लाइंट्स भी आते हैं, कहते हैं जी आप रोटी चावल खिला रही हैं, हम मोटे हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। कार्ब्स भी उतने ही जरूरी हैं जितने आपके प्रोटीन और फैट जरूरी हैं। अगर हर चीज को डाइट से निकाल देंगे तो फिर आपको डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप इसको पोर्शन कंट्रोल में लेंगे तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। मतलब पोर्शन कंट्रोल में लेंगे। और अच्छा, और दूसरा ये क्या टाइमिंग पे भी डिपेंड करता है कि हमारी टाइमिंग क्या होती है खाने पीने की?
जी बिल्कुल करता है, और आपके सोने के टाइमिंग पे भी ये डिपेंड करता है। आप रात को कोशिश करें आप जल्दी सोएं, और मील्स के टाइमिंग में आप 3 to 4 आवर का गैप रखें। अच्छा, और बहुत से लोग हैं वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं और सिर्फ डाइटिंग ही करते हैं, तो उसके साथ एक्सरसाइज करना भी मस्ट है। जी ऐसा ही है, 60% आपकी डाइट होती है और 40% आपका वर्कआउट होता है, यानी कि एक्सरसाइज होती है। अब लोग मेरे पास आते हैं, वो शिकायत करते हैं जी आप एक्सरसाइज का कह रही हैं, हम स्पेसिफिकली एक्सरसाइज करने का नहीं कह रहे होते, हम कह रहे हैं कि आप उठ के कोई फिजिकल एक्टिविटी करें। जैसे अगर आप वॉक पे कर रहे हैं तो वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी में काउंट होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आप मूवमेंट नहीं करेंगे तो आप अपनी कैलोरीज को बर्न कैसे करेंगे। अब आपने खा लिया है, आपका जो स्टमक है वो एक पाउच की तरह है, उसमें आपने फूड स्टोर कर लिया है तो वो पाउच में ही रहेगा, ठीक है। जब तक आप मूवमेंट नहीं करेंगे वो पाउच आपका बैलेंस आउट नहीं होगा। इस वजह से बेली फैट का बहुत इश्यू आ रहा है, आपने देखा होगा आजकल। हाँ जी, यही तो उसका क्या हल हो सकता है? जिसने आपने बेली फैट के हवाले से बताया, तो फिर उसका हल क्या है? एक्सरसाइज ही है? उसका हल ये है कि आप जब खाना खाते हैं तो आपने खाने से पहले पानी पीना है, और अगर आपको बेली फैट का ज्यादा इश्यू है तो फिर आपने नीम गर्म पानी पी लें खाना खाने से पहले। ओके। फिर आप अपना और खाना खाने के बाद आपने 30 मिनट्स जो है वो वॉक करनी है। कोशिश करें कि आप जो है ना 2 मील्स के बाद 15 मिनट्स वॉक कर लें, तो वो आपको बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट देगा। इसके साथ साथ ये है कि आप सौंफ का पानी इस्तेमाल करें। सुबह आपने टीस्पून सौंफ को वाटर में डाल के बॉईल करना है और उसको खाली पेट आपने पीना है। इससे क्या होगा कि पूरे दिन में आपकी जो डाइजेशन है वो अच्छी रहेगी, जिसपे आपका जो बेली पाउच है वो नहीं बनेगा। सही है, लेकिन आपको सारे मतलब ये छोटे छोटे टोटके भी करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ जनाब आपने अपनी डाइट का ख्याल भी रखना है। ये नहीं कि आप खाबे खाई जा रहे हैं और उसके बाद आप ये कि हम सौंफ वाला पानी पी लेंगे या ग्रीन टी पी लेंगे तो हम दुबले पतले रहेंगे। ऐसा नहीं है, आपको अपनी डाइटरी हैबिट्स भी चेंज करने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर मिनाहिल हारून हमारे साथ मौजूद थी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर मिनाहिल, बहुत शुक्रिया आपका। ओबेसिटी, मोटापे के वाले से हम बात कर रहे थे, किस तरह डाइटिंग की जा सकती है और उसका अप्रोप्रिएट वे क्या है, प्रोसीजर क्या होना चाहिए, उस पर बात की। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, लाहौर कभी बागों का शहर कहलाया जाता था और ये वो शहर था जहाँ के लोग सादा मगर बेहतरीन खुराक के दिलदादा होने के साथ साथ बेहतरीन ज़ौक़ के भी हामिल हुआ करते थे, और राह चलते लोगों को इनसे ऐसी अपनायत की चाहत होती थी कि देखने और सुनने वालों को ये महसूस ही नहीं होता था कि वो यहाँ शायद अजनबी है या कहीं और का रहने वाला है, कहीं और का बसने वाला है, और उसे यहाँ यूँ लगता था कि वो सदियों से इसी शहर का वासी है। और फिर लाहौरियों की यही तो अदा थी कि जिस पर फिर वक्त ने उन्हें जिंदा दिलाने लाहौर का लक़ब दिया। और एक तो लाहौर की पहचान इसकी जिंदा दिली है, और दूसरी इसकी खूबसूरती में इसका ख़ास हिस्सा यहाँ के सरसब्ज़ और दिलकश बागात थे, जिसकी बना पर लाहौर को बागों का शहर कहा जाता था। और जिन लोगों ने बागों का शहर लाहौर देख रखा है उन्हीं का तो लोगों के मुतालिक ये कहना भी होता है कि जनाब जिनने लाहौर नहीं तकिया और जमिया ही नहीं, मतलब जिसने लाहौर नहीं देखा है ना तो समझे कि वो पैदा ही नहीं हुआ है, तो उसने कुछ और नहीं देखा है। तो लाहौर कभी 12 दरवाज़ों तक महदूद हुआ करता था, फिर जब बात दरवाज़ों से निकली तो दूर तलक गई, और लाहौर की आबादी बढ़ना शुरू हुई तो बढ़ती ही चली गई, और शहर फैलना शुरू हुआ तो फिर फैलता ही चला गया। आबादी बढ़ती गई और फिर सब्ज़ा और दरख्त तेज़ी से गायब होने लगे। जदीद लाहौर ने कदीम लाहौर की पोजीशन संभालने के साथ साथ लाहौर में दरख्तों की कटाई ने भी शहरी की जो हमारे शहर की जो खूबसूरती थी उसको मुतासर किया, और उन दरख्तों की कमी से माहौल की कुदरती खूबसूरती का एंगल तो अपनी जगह, लेकिन उनकी कम होते हुए दरख्तों पर मौजूद लाखों परिंदों का जो मस्कन था या घर थे या घोंसले थे वो भी गायब होना शुरू हो चुके थे, और जिससे मुआशरे में परिंदों की कमी भी देखने में आई। और आजकल मुल्क में आपको पता है डेंगू सीज़न काफ़ी अरूज पर है, और ये स्प्रे जहां मच्छरों को ख़त्म कर रहा है वहीं दीगर हशरात के लिए भी संगीन ख़तरा बनता जा रहा है। कभी चिड़ियों की चहचहाहट से माहौल में गनगनाहट सी रहती थी, वो भी अब नहीं मिलती है हमें। और आम तौर पर देखा जाता है तो लाहौर में जनाब डेंगू स्प्रे ने तितलियों
कीड़े मकोड़ों और शहद की मक्खियों को भी तल्फ करना शुरू कर दिया है। यानी ये जो हमारा जो कुदरती साइकिल था, एक किस्म का साइकिल हुआ करता था, ये किसी न किसी मकसद के लिए तख्लीक किया जाता था, अब वो भी ख़त्म होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तो ये क्या सूरत हाल बनती जा रही है? एक तरफ हमारा माहौल जो है वो कह लें कि डिक्लाइन की तरफ जाता जा रहा है, और दूसरी तरफ हम अपने माहौल को ठीक करने के बजाय तो तमाम तर चीज़ें हैं, तमाम तो जो हशरात हैं, जो चरिंद परिंद हैं, हम उनको भी ख़त्म करते जा रहे हैं। तो इस हवाले से हम देखते हैं कि माहौल पर इसका क्या असर पड़ेगा। बात करते हैं, हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में ज़ैनुल आबिदीन मौजूद हैं, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अख्तर महमूद हैं, हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ और जैन आपको भी वेलकम कहती हूँ। जैन, आप ही से स्टार्ट करना चाहूँगी क्योंकि आपकी ये न्यूज़ है, तो कैसे पता चला आपको कि मक्खियों के जो शहद की मक्खियां हैं उनके तो वो छत्ते ख़त्म होते जा रहे हैं? क्या स्टोरी थी इसके पीछे की? शुक्रिया मुनीबा आसिफ। बुनियादी तौर पर तो मुझे शहद रिक्वायर्ड था, और मैं पूरे लाहौर में ढूंढ रहा था कि किसी जगह से खालिस शहद मुयस्सर आए। तो मुझे याद आया कि अख्तर साहब किसी ज़माने में बागे जना के प्रोजेक्ट डायरेक्टर होते थे, और ये हमें बताते थे कि मेरे पास बड़ा खालिस शहद मौजूद है। अच्छा। तो मैंने लॉरेंस गार्डन फ़ोन किया प्रोजेक्ट डायरेक्टर को। मैंने उससे पूछा कि यार आपके पास खालिस शहद अवेलेबल होता है, आप इसके ठेके देते थे, तो अभी मैंने ख़रीदना है तो कहाँ से मुझे वो मुयस्सर आ सकता है? तो इसने एक बड़ा अजीब सा इंकशाफ किया। उसने कहा कि जैन भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम बागे जना में हमारे पास खालिस शहद मुयस्सर होता था, और इतना मुयस्सर होता था कि हम ठेका देते थे, और उसके बाकायदा तौर पर अखबार में टेंडर दिया जाता था, फॉर्म्स आती थी। अच्छा। आके अपने दस्तावेजात जमा करवाती थी, हम उसको पूरे लॉरेंस गार्डन का ठेका देते थे कि आप शहद उतारें और इसको फरोख्त करें। तो मैंने उससे पूछा कि अब कहाँ पे है वो? अच्छा। वो कहता भाई डेंगू स्प्रे ने सारा शहद ख़त्म कर दिया, शहद की मक्खियाँ ख़त्म कर दी, तितलियाँ ख़त्म कर दी, और जो यहाँ पर खूबसूरत परिंदे हशरातुल अर्ज आते थे सारे उस डेंगू स्प्रे ने ख़त्म कर दिए हैं। हमने तो 3 साल हो गए, हमने डेंगू मारना था और हमने बाकी हशरात मार दी। और वो कहता है कि 3 साल हो गए, मैं आपको उसकी कहानी उसी की ज़ुबानी सुना रहा हूँ। वो कह रहा है कि 3 साल हो गए, हमने टेंडर ही नहीं किया इसका। अच्छा, ये 3 साल से ये चीज़ हो रही है? 3 साल से आप देखें कि डेंगू हमें पिछले 7-8 साल से मुसलसल डिस्टर्ब कर रहा है, और उसके जो असरात हैं वो अब रूनुमा होना शुरू हो गए हैं। अक्सर घरों में डेंगू स्प्रे करवाया जाता है, खा वो फोगर स्प्रे हो या दूसरा स्प्रे हो, तो वो घर वालों को बाहर निकाल देते हैं। तो अब मुझे समझ आया कि ये जो हशरातुल अर्ज़ हैं ये उसको भी बाहर निकाल देते हैं, बल्कि इतना बाहर निकाल देते हैं कि इस दुनिया से ही उनको खारिज कर देते हैं। यानी एक लाहौर में सबसे ज़्यादा शजरकारी, सबसे ज़्यादा दरख्त जो कि हमेशा तितलियों की, मक्खियों की, परिंदों की आमाजगाह रहे हैं, वो बागे जना है। बागे जना से ज़्यादा ग्रीन लाहौर में कोई भी बाग मौजूद नहीं है, और वहाँ पे परिंदे मौजूद नहीं हैं, वहाँ पे शहद के छत्ते मौजूद नहीं हैं। तो इस वक्त ये तो अलमी है ना फिर हमारे लिए। तमाम लोगों को इस पे होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। हमारा बागात का शहर, हमें बागों का शहर कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर हमारे जो इसकी कह ले कि स्पेशलिटी है, ये जो चरिंद परिंद हैं, हशरात हैं, वही हमें अब नज़र नहीं आ रहे। आप देखें तितलियाँ अब हमें नज़र नहीं आती हैं, उस तरह परिंदे हमें नज़र नहीं आते हैं। सर, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर कि मतलब ये एक अलमिया है कि हम जहाँ पर अपने माहौल को साफ़ करने निकले हैं, डेंगू से बचने निकले हैं, हम उसके साथ साथ बाकी हशरात को मारते जा रहे हैं? देखिए जी, इंसेक्ट का कंट्रोल 2 तरह से होता है, एक केमिकल है, एक बायोलॉजिकल कंट्रोल है। अनफॉर्चुनेटली हमारा फोकस बायोलॉजिकल कंट्रोल पे नहीं रहा, तो हमने ज़्यादा केमिकल कंट्रोल पे जोर दिया। तो ये नेचुरल सी बात है। ये जैन भाई डिटेल ठीक बता रहे हैं कि वहाँ हम बाकायदा ऑक्शन करते थे। अच्छा। और सैकड़ों की तादाद में शहद लगता था। लाहौर का जो सबसे बड़ा शहद का हनी प्रोडक्शन जो यूनिट था वो बागे जना ही था। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ डेंगू के स्प्रे बहुत ज़्यादा हुए। फिर जो सराउंडिंग में फार्मिंग होती है, नहीं तो आपके दौर में क्या डेंगू के स्प्रे नहीं होते थे? डेंगू तो तब भी होता होगा, डेंगू तो कब से चलता है? जी डेफिनेटली, ये डेंगू के स्प्रे ने जो हनी बीज की रेयरिंग है उसको बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया। अच्छा। उसकी वजह से फिर ये बहुत कम हो गया। आपको इक्का दुक्का ही लगते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगते जिस तरह पहले लगते थे। तो ये इक्का दुक्का से हमें शायद मिल सकता है। क्या हमारी जो वो कह ले कि पूरी हो सकती है? इसी तरह बड़ी बड़ी खूबसूरत और वैल्यूएबल बटरफ्लाइज थी। अच्छा। जुगनू थे, हमने बचपन में बड़े देखे हैं, लेकिन वो भी अब वेरी रेयर हो। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये एक इकोसिस्टम को हम बैलेंस नहीं कर सके।
ना ड्यू टू दी फ्रीक्वेंट स्प्रे ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स। लेकिन क्या मतलब ज़ैन आपसे ही जानना चाहूँगी, जब आपने इसको थोड़ा सा डिग आउट किया होगा इस न्यूज़ को, तो कुछ ना कुछ तो पता चला होगा कि पहले भी डेंगू स्प्रे हुआ करते थे, ये कोई नई बात नहीं है। तो अब ये 3 साल में ऐसा कौन सा केमिकल उन्होंने यूज़ किया है, क्या चीज़ यूज़ की है जिसकी वजह से ये हर्षाती तल्फ होते जा रहे हैं? देखें मुनीबा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब ये बात मेरे नोटिस में आई ना, तो मैं एक दफ़ा बड़ा हैरान भी हुआ। फिर मैंने मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट हैं उनसे गुफ्तगू शुरू की। बुनियादी तौर पर हमने रिसर्च करना बंद कर दी। हमने जो हॉर्टिकल्चर का मामला है उसको सिर्फ इसके साथ मंसूब कर दिया कि सिर्फ स्मोक के ऊपर काबू पाना है। हमने बस दरख्त लगाई जो, उनकी तस्वीरें बनाई जो, हाई कोर्ट में जमा करवाते जाओ और अपनी जान बचाते जाओ। हमने प्लांटेशन को वेरी अनफॉर्चुनेटली हमने उनको इस मकसद के लिए रख लिया कि हमने सिर्फ अपनी रिपोर्ट बतानी है ना, शो पीस बेसिकली ये शो पीस नहीं है, ये हवा पानी की तरह नेसेसिटी ऑफ लाइफ बन चुका है। अदरवाइज हमारा जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये आप देखिएगा 200 से क्रॉस करने वाला है, और यही हाल होगा जो हम ये कोरोना में देखते थे। अभी कोरोना नहीं होगा लेकिन लोग मास्क लगा के घूम रहे होंगे। बात ये है कि ये कंपलसरी नहीं है कि आपने डेंगू स्प्रे के जरिए ही उस जो मच्छर है उसको मारना। इसका और बायोलॉजिकल बड़े तरीकाकार हो सकते हैं। अब आप देखें कि एक दफ़ा मुझे याद है 2018-19 का बजट था जिसमें कायदे-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर का एक बुनियाद रखी गई। अच्छा। और आप देखें कि आज 4 साल बजट में रखे हुए वो पैसे पड़े हैं, हर साल सरेंडर हो जाते हैं। आप कोई आज तक ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं बना सके जहाँ पे रिसर्च की जा सके कि अगर हमने डेंगू स्प्रे करना है तो उसमें कौन सा ऐसा महलूल डालें ताकि इन दरख्तों को बचाया जा सके, इन दरख्तों के ऊपर बैठने वाले जो परिंदे हैं उनको बचाया जा सके और इन दरख्तों की पूरी अफादियत को हासिल किया जा सके। ओ भाई बात ये है, आपने दरख्त लगा के सिर्फ लोगों को दिखाने थोड़ी हैं, जो दरख्त के तमाम फवायद हैं वो भी तो हासिल करने हैं ना। एक तरफ तो सारे कही जा रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे दरख्त लगाएं जो कि देसी दरख्त हैं, हमारे माहौल के मुताबिक है और फलदार और फूलदार है। तो दूसरी तरफ आप स्प्रे लगा के उनका बेड़ागर किए जा रहे हैं। सर बड़ा हंस रहे हैं सर, क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? मतलब कोई प्लानिंग नहीं की जाती है जब हम कोई इनिशिएटिव लेते हैं? अब जैसे स्प्रे किया जा रहा है तो आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी चीज़ें उसमें यूज़ की जा सकती थी, ऐसे केमिकल्स यूज़ किए जा सकते थे जो एक तो हमारे लिए भी, बिकॉज हमारे घरों में भी जब स्प्रे करने आते हैं तो वो एक अलग ही स्मेल सी होना शुरू हो जाती है। इवन दो कि अब करवाते भी नहीं है बहुत से लोग, बिकॉज अस्थमा के बहुत से लोग हैं, सांस के प्रॉब्लम के बहुत से लोग पेशेंट होते हैं, तो वो कहते हैं हमारे घर ना करें बिकॉज उसके बाद ज़्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। अब भी इस पे अगर जो हमारे एंटोमोलॉजी के लोग हैं, एग्रीकल्चर का एक सब डिसिप्लिन है, अगर वो इस पे फोकस करें तो हम इसका तदारक कर सकते हैं काफ़ी हद तक। फॉर एग्जांपल वो सेक्स फेरामोन्स होते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल में, उससे भी डेंगू का कंट्रोल हो सकता है। उसके अलावा ऐसे प्रीडेटर इंसेक्ट किए जा सकते हैं प्रोड्यूस जो डेंगू के मच्छर को खाएं। अच्छा। तो ये हाँ इस तरह फिश है जो पॉन्ड्स में है, स्पेशल एथिलीपिया, वो डेंगू का लार्वे को खाती है। तो इस पे बहुत ज़रूरी है रिसर्च का होना, अदरवाइज़ हम इको सिस्टम जो बैलेंस नहीं कर सकेंगे और ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे इनको हम कंटिन्यू रखेंगे अगर इन पे काम ना हुआ तो इस पे हमें चाहिए कि रिसर्च हो जिसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल पे फोकस किया जाए ताकि ये डेंगू का सोल्यूशन भी हो जाए और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी सेफ रहे। अच्छा, एक इसमें मैं एक सप्लीमेंट्री सवाल करना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये अख्तर साहब से यह है कि आपने माशाल्लाह 35-36 साल सर्विस की है पीएचए में, तो इस दौरान आज तक रिसर्च नहीं हुई इस चीज़ पे कि किस तरह, लाजमी बात है ये तो डेंगू तो आज एक दहाई की कहानी है ना, ये तो किस्सा अरसा दराज से चलता आ रहा है कि जो दरख्त है उनको नुकसान पहुँच रहे हैं। आपके दौर में भी किसी तरह की कोई तहकीक नहीं हो सकी थी? इस तरह है कि जब डेंगू से पहले बिल्कुल कोई ऐसे सीरियस प्रॉब्लम नहीं थे। अच्छा। तो काम ठीक चल रहा था, कोई इशू भी नहीं थे। आपने देखा कि बाग जना में शहद भी था, हर चीज़ थी, बटरफ्लाइज थी, बर्ड्स थे। तो जब ये डेंगू का प्रॉब्लम आया ना, इसने फिर बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया है और तब ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए। अदरवाइज पहले बिल्कुल अच्छा सिस्टम था, हमने सारी जिंदगी देखा है। बड़ा अच्छा साहब हम भूल जाए, हमें शहद नहीं मिलना, हमें लाहौर से इस स्प्रे की वजह से हम वो मिलावटशुदा शहद ही खा लें फिर। जी, यही हो सकता है। एक और भी बड़ी बात है कि जो एनवायरनमेंट में ये जो हमारा ट्रैफिक का सिस्टम है ना, ट्रैफिक फ्यूम्स बहुत ज़्यादा है। अच्छा। उसका भी हमारे जितने भी ज़्यादा दरख्त लगा सकें, दरख्त लगें
ताकि ये ट्रैफिक फ्यूम्स जो हैं इनकी अब्जॉर्प्शन हो और हम इससे भी छुटकारा पा नहीं, सकें। सिर्फ अक्सर साहब खाली दरख्त लगाना एक हमारा मकसद है, या उनकी मेंटेनेंस भी करना मकसद होता है? का मकसद यही है कि हमारे PHA ने बड़ा काम किया, बहुत दरख्त लगाया और जी, उनको देखा है maintain हमने, भी किया। बहुत लगाए हैं, बहुत मेंटेन भी किया। आप अभी भी सिटी में जाएं तो आपको ग्रुप्स कॉर्नर में नए हाँ जी, दरख्त लगे हुए नजर आएंगे। और true। एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो हमारे पुराने ट्रीज हैं ना लाहौर में, जो बहुत पहले लगे हैं, पार्टीशन से पहले लगे हैं, वो बड़ी ब्लेसिंग है लाहौर के लिए, बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे अच्छा। हैं। लेकिन इवन देन हमारे जो अदारे हैं, हमारे PHA है और जो दूसरे अदारे, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्लांटेशन की है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बड़ी प्लांटेशन की है। तो एक्चुअली दरख्त जो है वो आज लगना है तो उसका इफेक्ट जो है वो कुछ सालों बाद ही आना है। तो इसलिए इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम द एनवायरनमेंट विल बी। नहीं तो कहाँ पे फिर नेग्लिजेंस कहाँ पे आती है जैन? मतलब सारा चीज़ें हो रही हैं, दरख्त लग रहे हैं, हर चीज़ हो रहा है, अदारा अपना एक पूरा काम भी कर रहा है, तो फिर नेग्लिजेंस कहाँ पे आ रही है? देखें जी, दरख्त लग रहे हैं इतने। मैं आपका ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले अख्तर साहब से डिस्कस कर रहा था कि लाहौर का जो एरिया रावी को निकाल के वो कुल एरिया 89,000 एकड़, अच्छा, इसके ऊपर पूरा लाहौर मुहित है, मतलब 90,000 एकड़ तकरीबन। अब 1% जो कि 890 एकड़ बनता है पूरे लाहौर में, 890 एकड़ के ऊपर दरख्त नहीं लगे हुए। मतलब आप 1% शहर का ट्री कवर नहीं अभी तक भर सके। अच्छा। तो आपने पूरे शहर की बात कर रहे हैं। एटलीस्ट कोई 7% होना चाहिए। 7% कवर होना चाहिए ग्रीन जो है, ग्रीन कवर जो है इट मस्ट बी 7। तो फिर ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत है। मतलब लाहौर में तकरीबन 550 एकड़ से ज्यादा रकबे के ऊपर दरख्त होंगे तो तो फिर हम कोई 100 एयर क्वालिटी इंडेक्स पे आके खड़े होंगे। तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो फिजा है वो बड़ी क्लीन है और हमें इसमें सांस लेना चाहिए, हम इससे हेल्दी होंगे। हम फिर भी एवरेज के ऊपर आके खड़े होंगे। अगर नहीं, अभी भी 50% तो फिर भी नहीं है ना। 1% जैसे आप बता रहे हैं कि 7% होना चाहिए, उसमें भी 1% है। 1% भी पूरा नहीं है। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि 1% भी पूरा नहीं है। ये इतने ज्यादा पौधे दरख्त लगाने के बावजूद भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने इतने ज्यादा दरख्त लगाए होते तो कल हाई कोर्ट में एडिशनल DG PHA को काम करने से रोकते। ओ भाई, हम जो इससे पहले 10 मिनट पहले डिस्कशन कर रहे थे कि आप तस्वीरें उतार के हाई कोर्ट में दिखा रहे हैं, आप तो हाई कोर्ट को मुतमिन नहीं कर पा रहे कि आप स्मोक के लिए क्या इक़दामात कर रहे हैं। आपसे ये प्रोग्राम से पहले मैं इनसे यही बातें कर रहा था। सारी आपने बातें प्रोग्राम से पहले ही कर ली, प्रोग्राम में भी हमने करनी थी कि वो मिल्वॉकी फॉरेस्ट का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। अख्तर साहब पायनियर हैं, इन्होंने PHA में सबसे पहले मिल्वॉकी जंगल लगाया और 51 मिल्वॉकी जंगल में आज तक इनका लगाया हुआ कामयाब है, बाकी सारे नाकाम हो गए हैं। आपने उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। और भी बड़ी टेक्निक्स हैं जिनको इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा जो दरख्त हैं उनको लगाया जा सकता है। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे लेकिन जिस तरह आपने कहा कि 51 लगाए जाने थे, वो पूरे हुए थे वैसे? हाँ, उनके कागजों में पूरे हो गए हैं। मेरे जमीन पे नजर नहीं आए, हमें वहाँ पे नजर नहीं आए। तो सर इसका क्या कितना फायदा होना था अगर ये 51 जो जंगल थे वो हम लोग लगा लेते, मिल्वॉकी जंगल जिसके ऊपर हमने बहुत बात की है, लेकिन नजर नहीं आया वो भी प्रोजेक्ट पूरा होता हुआ? नहीं, जो जंगल लग चुके हैं उनका तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये नई तकनीक होगी, नई तकनीक है। अब 2 साल पहले सिर्फ हमने मियावाकी जंगल जो शादमान का वो मैं ऑब्जर्व कर सका वो लगाया हमने। तो अभी आप जाके देखें 25-25, 30-30 फुट के दरख्त आपको मिलेंगे विद इन 2 ईयर्स। इस तरह उसकी ग्रोथ है। ये मियावाकी एक नई टेक्निक है, वो जापानीज बॉटनिस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट ने जिन्होंने ये आइडिया दिया है। इससे 20% ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, 20% कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व ज़्यादा होगी। हाँ, इस तरह वो बहुत ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और इकोसिस्टम बैलेंस करने में उसका बहुत ही मेजर रोल है। तो दरख्तों की बात मैं जैन साहब की ऑब्जर्वेशन से एग्री करता हूँ, लेकिन एक फैक्टर जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, शहर में कंक्रीटाइजेशन भी बहुत हुई है। देखें ना, जगह ही नहीं रही दरख्त लगाने के लिए। मुझे याद है कि हमने तो माल रोड के फुटपाथ जो है वो तोड़ के भी मैंने 17 पीपल के दरख्त लगाए थे। अच्छा। तो जहाँ भी हमें जगह मिलती है, PHA ने भी बड़ी हार्ड पैन तोड़ के बड़ी बहुत ज़्यादा सड़कों पे ट्रीज लगाए हैं। तो ये भी एक है कि हमें जो सॉफ्ट एरिया जो है ना वो भी डिस्करेज हुए हैं, जिसकी वजह से आगे प्लांटेशन की अपॉर्चुनिटी कम हुई है। लेकिन इवन देन बड़ा अच्छा काम हो रहा है दरख्तों के हवाले से, बड़ा अच्छी ट्री प्लांटेशन। सर अच्छा काम हो रहा है तो फिर फ़िज़ाई आलूदगी, एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारे क्यों नहीं बेहतर हो रहा? इट विल टेक टाइम। आप ट्रैफिक को भी तो कंट्रोल करें ना।
ट्रैफिक फ्यूम्स जो हैं वो इतना बड़ा हैज़र्ड है एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए। आपका ये एयर क्वालिटी कंट्रोल इंडेक्स जो है ये उसी से ही ठीक होना है ज़्यादा। तो दरख्तों का तो रोल ये है ना कि जो ट्रैफिक फ्यूम्स हैं उनको ऑब्जॉर्व करेंगे, जो कार्बन नाइट्रोजन पर ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इनको ऑब्जॉर्व करें ताकि एयर जो है वो प्योर हो। लेकिन अगर ट्रैफिक फ्यूम्स इतने ज़्यादा हैं कि दरख्त उसको किस तरह कम्बार्ट करें, वो टाइम लेंगे। अब जो जैसे जैसे ट्री प्लांटेशन होती है फिर टाइम लेती है, फिर वो अपना रोल ज़रूर अदा करते हैं। लेकिन इस फैक्टर को आप कभी ना भूलिए कि जो ट्रैफिक वाला जो ट्रैफिक वाला इसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है। ज़ैन एंड पे आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ अख्तर साहब से कि वो क्या समझते हैं कि शहर में इस वक्त कितने मज़ीद दरख्त लगाए जाएं कि जो हमारे माहौल के लिए फिलफोर साजगार साबित हो सके, क्योंकि ये पिछले 5 सालों में जो बिलियन ट्री सुनामी लगते रहे हैं ना, वो उन्होंने भी तो फ़ायदा देना है ना। मजीद कितने लगने की ज़रूरत है? उसका यह है कि जहाँ भी जगह मिलती है ना, जहाँ भी जगह मिलती है, मैं शहर के लोगों से भी ये अपील करूँगा कि वो भी देखें, जहाँ भी जगह मिलती है दरख्त लगाएं। वो 1 लाख बनता है, 1 करोड़ बनता है, 10,000 बनता है, जहाँ जहाँ भी स्पेस अवेलेबल है वहाँ दरख्त लगा दें। एक सदका जारिया भी है और दूसरा आपके एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा रोल अदा करेगा। लोग हेल्दी एटमॉस्फेयर लेंगे और बहुत ज़्यादा डिजीज़ को कंट्रोल करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, सिर्फ प्रेसिपिटेशन इंक्रीज होगी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब होगी। तो ये इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं जो ट्रीज़ के हैं। अगर इस पे बोलना चाहें तो हम घंटों बोल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही घंटों बोल सकते हैं, बिकॉज़ माहौल के हवाले से हमने बात करनी है। और सिर्फ ये इदारों का काम नहीं है माहौल को साफ़ सुथरा रखना, इंतज़ामिया का काम नहीं है, हुकूमत का काम नहीं है, हमारा अपना भी काम होता है, हमारा अपना भी एक रोल होता है कि हम लोगों ने वो भी प्ले करना है। और माहौल के हवाले से ख़ासतौर पर आपने ख्याल रखना है, बेशक एक पौधा लगाएं लेकिन लगाएं ज़रूर। आजकल तो रूफटॉप प्लांटेशन बहुत ज़्यादा चल रही है, रूफटॉप गार्डनिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत खूबसूरत लगती है वो। अगर आपके पास नीचे जगह नहीं है, आप रूफटॉप पे कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे इनिशिएटिव लें और अपना भी थोड़ा सा हिस्सा डालें अपने माहौल को साफ़ करने के हवाले से। हमारे साथ ज़ैनुल आबिदीन मौजूद है। ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और डॉक्टर अख्तर महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। लाहौर के हवाले से हमने बात की है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं एक्सरसाइज के हवाले से। और योगी नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज के योगा टेक्निक्स वो हमें बताने जा रहे हैं। तो उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज की योगा टेक्निक्स उनसे जानते हैं। जी योगी नईम साहब, बताइए हमें आज के योगा टेक्निक्स। जी बहन, आज जो है वो पेट के अमराज पे बात करेंगे। कब्ज़ हो या आपका खाना हज़म नहीं हो पाता और आंतें जो हैं वो आपकी सही तरह काम नहीं कर पाती, उसकी क्या वजूहात हैं और योगा से हम उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। ज़ाहिरी बात है कि एक बहुत बड़ी जो है वो गलतुल आम चीज़ है, हम अपने दांतों का काम आंतों से लेते हैं। दांतों का काम जब तक आंतों से लेते रहेंगे तो आंतें कैसे काम अच्छा करेंगी। दांतों का काम दांतों से लेना है। मसलन खाना चबा के खाना है, हम खाना चबा के नहीं खाते। हम खाने को, लुकमे को मैक्सिमम जो है वो 2 से 4 दफ़ा चबाते हैं और निगल लेते हैं। अगर हम एक लुकमे को कम से कम 20 दफ़ा चबाएंगे तो हमारी आंतें ख़राब नहीं होंगी। ये सबसे पहला जो है वो लेसन है। अगर इंसान अपने सिर्फ दांतों को सही तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो आंतें बेहतर रहना शुरू हो जाएंगी। दांत और आंत बहुत आपस में मिलते हैं, तो दांतों का काम आंतों से नहीं लेना। अब दूसरा आते हैं, प्रेशर पॉइंट कौन से हैं, ब्रीदिंग कौन सी कर सकते हैं, मुद्रा कौन सा कर सकते हैं और पोस्चर कौन से कर सकते हैं। सबसे पहले हम ब्रीदिंग से शुरू करते हैं। अगर आपने पेट को साफ़ करना है तो ब्रीदिंग कौन सी करनी है, उसके लिए आपको सिंपल योगिक प्राण करना है। डायाफ्रामेटिक नाभि प्राण कहते हैं इसको अगर आप सर्च करेंगे तो नाभि प्राण के नाम से योग की संस्कृत ज़ुबान में लफ्ज़ है, और अगर आप इंग्लिश में सर्च करते हैं तो डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं इसको। उसका करने का तरीका कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप किसी भी जगह बैठ जाएं, सोफ़े पे बैठ जाएं, आप ज़मीन पे बैठ जाएं, आप चटाई पे बैठ जाएं, मैट पे बैठ जाएं, ग्राउंड में चले जाएं तो और अच्छा है, ग्रीनरी हो तो आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिल जाएगी। जब भी आप सांस निकालते हैं तो आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फुजला होता है, गंदगी होती है, आपके अंदर जो सफाई नहीं हो पाती। अल्लाह ताला ने जो है वो जिस्म के सफाई के ज़राए बनाए हैं। एक ज़रिया है आपका पसीना, आपको पसीना आता है तो अंदर से टॉक्सिन्स निकलते हैं, वो आप एक्सरसाइज करें,
तो फिर ही वो पसीना निकलता है, टॉक्सिन्स खारिज होते हैं, और एक फुजला खारिज होता है, यूरिन खारिज होता है। और इसी तरह ही आपका जो चौथा ज़रिया है वो सांस है, वो जो 24 घंटे चलता है। इसको अल्लाह ताला ने 24 घंटे चलाया हुआ है। हम सांस के ऊपर फोकस ही नहीं करते, ना लेने पे ना निकालने पे। हम में से जितने लोग हैं वो कहते हैं डीप ब्रीदिंग करें, लंबा सांस लें। भाई लंबा सांस कैसे अंदर जाएगा जब तक आप खाली नहीं करेंगे। किसी बर्तन में पहले से कोई चीज़ भरी हुई हो तो उसमें नई चीज़ तो नहीं डाली जा सकती। तो आज हम जो प्रैक्टिस करने वाले हैं इसको नाभि प्राण कहते हैं। इसमें सबसे पहले सांस को बाहर निकाला जाता है, खारिज किया जाता है। नाक के ज़रिए खारिज कीजिएगा, मुंह के ज़रिए मत कीजिएगा। जो लोग मुंह के ज़रिए सांस निकालते हैं उनके मुंह में गर्मी दाने बहुत बनते हैं, जो छाले मुंह में अक्सर लोगों के बन जाते हैं, वक्त से पहले दांत गिर जाएंगे। तो याद रखिए कि सांस को जब भी आपने खारिज करना है नाक के ज़रिए करना है, ले आप मुंह के ज़रिए सकते हैं, क्योंकि वो फ्रेश ऑक्सीजन मुंह के ज़रिए आपके अंदर चली जाएगी। लेकिन खारिज करते हुए आपके गंदगी निकलती है, उसको मुंह से मत निकालिएगा, वो दांतों के अंदर रह जाती है, मुंह के अंदर रह जाती है। तो नाक से खारिज करेंगे। अब आप सांस को खारिज करेंगे और पेट को हरकत में लेके आएंगे। आपने कभी छोटे बच्चे को देखा सांस लेते हुए? वो सांस लेता है तो उसका पेट हिलता है, सीना नहीं हिलता। और हमारा सीना क्यों हिलता है? जब हम किसी को बोलते हैं लंबा सांस लो, वो करता है सीने को ऊपर उठाता है। इससे आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। ये लंबा सांस नहीं है, ये आपने आधे अपने फेफड़े दबा दिए पसलियों के ज़रिए, आपके रिब्स ने आपके नीचे लंग्स की तह को दबा दिया। तो ये डीप ब्रीदिंग तो किसी तरफ से नहीं हो रही। आपने अगर डीप ब्रीदिंग करनी है तो उसके लिए आपको पेट को फुलाना होगा, सीने को रिलैक्स करना होगा, ताकि लंग्स की जो नीचे तह है वहाँ तक आपका ऑक्सीजन लेवल पहुँच सके, जो कि नेचुरल है। मैं बच्चे की मिसाल इसलिए दे रहा था कि छोटे बच्चे को आप देखें तो वो नई मशीन दुनिया में आती है, वो सही चल रही होती है। ये सांस हमारा ऊपर क्यों शिफ्ट हो जाता है? उसकी वजह यह है कि हम पास्ट और फ्यूचर में रहते हैं। जैसे जैसे दिमाग आउट होगा वैसे वैसे सांस ऊपर आ जाएगा। जैसे जैसे आपका दिमाग खाली होगा, सोचें ख़त्म होंगी, आपका सांस नीचे पेट तक चला जाएगा। मतलब पेट से हरकत होना शुरू हो जाएगी। सांस तो लंग्स में जाएगा लेकिन पेट हिलना शुरू हो जाएगा। आप किसी गहरी नींद में सोए हुए इंसान को देखें तो उसका पेट हिल रहा होता है। जब वो लंबी सांसें चल रही होती है उसकी ऑटोमेटिक उसकी सांसें लंबी हो जाती हैं, क्योंकि दिमाग खाली हो गया, वो सो रहा है, गहरी नींद में पहुंच गया है, उसके दिमाग में कोई फाइल नहीं खुली हुई। तो आज हम जो है वो नाभि प्राण को सीखेंगे। लंबा सांस लिया, आप पेट को दबाते हुए, शुरू में आप हाथ रख सकते हैं, सांस निकालें। जब आप पूरा पेट को दबाएंगे तो आपको लंबा सांस खुद ब खुद आएगा, लेना नहीं पड़ेगा। सांस आपने पेट को हल्का हाथ से दबाते हुए निकालना है। अच्छा, इस ब्रीदिंग को अगर लेट के करें, लेग्स फोल्ड करके, तो इसका रिजल्ट ज़्यादा आता है। ऐसे लेट जाएं और हाथ यहाँ पे रख लें, लंबा सांस लें। अब सांस निकालते हुए पेट को नीचे दबाएं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। इससे ग्रेविटी खींचती है नीचे, पेट खुद ब खुद नीचे जाता है। एक तो ये कर लें, ये बड़ा बेहतरीन रहेगा आपके पेट के अमराज को कम करने के लिए। मुद्रा कौन सा करेंगे? अगर आपको पेट में किसी किस्म के मसाइल हैं, गड़बड़ है, गैसेस हो जाती हैं और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, कब्ज़ रहती है, तो अपान मुद्रा बनाएं। दरमियान की 2 उंगलियां अंगूठे के साथ मिला लें। किसी भी जगह पे बैठ के या लेट के 15 मिनट के लिए दिन में 2 से 3 दफ़ा आप बनाएं, और इससे जो है वो आपको स्टूल पास होगा इजीली। और इसको आप हाजत के वक्त भी कर सकते हैं, उस वक्त ये बड़ा बेहतरीन काम करता है। और अब प्रेशर पॉइंट की तरफ आते हैं। प्रेशर पॉइंट आपकी जो हथेली है ये आपके पेट है, लेफ़्ट हैंड के ऊपर। अगर आप ये शहादत की उंगली बिल्कुल लाइन में आएँ और ये एज लाइन के ऊपर आ जाए, एज लाइन के ऊपर यहाँ पे आप दबाएंगे तो यहाँ पेन फील होगी, पेन फील होगी। तो ये पेन नहीं होनी चाहिए। आपने इसको दबाना है इस तरफ से, ऐसे नहीं दबाना। हाथ को इस तरफ से डालें और यहाँ दबाएं। और ये दबा दबा के 5 मिनट आप इसको दर्द को ख़त्म करें। 5 मिनट इसको दबाएं, बार बार दबाएं। इससे आपके आंतें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। ये बड़ी आंत के प्रेशर पॉइंट हैं। और अगर आपने जो है वो करना है, उसको कब्ज़ को ख़त्म करना है, तो फिर आप ये बड़ी उंगली जो है इसके जोड़ के ऊपर दबाएंगे, जोड़ के ऊपर, जोड़ की तरफ। ये बड़ी उंगली इसके जोड़ की तरफ दबाएंगे, जोड़ के ऊपर।
ऐसे दबाएंगे। और अगर अपने पैरों की जो सेंटर के ये पॉइंट हैं, इसके ऊपर आप मसाज करें, ये सेंटर में जो कर्व है, कर्व के अंदर आप कोई भी ऑयल लगा के ऐसे मसाज करते हैं ज़ोर ज़ोर से, तो आपका पेट सॉफ्ट हो जाएगा। आपके पेट में अगर सख्ती रहती है, कब्ज़ रहती है, बहुत ज़्यादा पेट टाइट होता है, तनाव का शिकार है, तो आप यहाँ पे ऑयल से ख़ुद भी मसाज कर सकते हैं और किसी से भी करवा सकते हैं। कोई भी लोशन लगा लें या कोई भी आप जो है वो किसी किस्म का तेल लगा के इसको जो है सॉफ्ट करते हुए अपने पैरों की तलवों को आप मसाज करेंगे तो आपका पेट सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ये चंद जो है वो चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में ले आएँ तो बग़ैर किसी मेडिसिन के आप जो है वो अपने पेट को बेहतर रख सकते हैं। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे और अगला इसका जो पार्ट है वो हम दूसरे किसी प्रोग्राम में। ठीक है जी, योगी नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे और आज की योगा टिप्स उन्होंने हमें दी हैं। योगी साहब आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और जनाब अब हमने आपकी मुलाकात करानी है पाकिस्तान के एक यंग टैलेंट से, और जिन्होंने वेरियस जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो विन किए हैं। मुख्तलिफ TV चैनल्स पर आप उन्हें अपनी आवाज़ का जादू जलाते हुए और आप तक पहुंचाते भी हैं अपनी आवाज़ का जादू। तो आज हमने आपकी मुलाकात उनसे करानी है। जनाब AR नासिर हैं, उभरते हुए आप उन्हें सिंगर कह सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है उनकी। तो उनके करियर के बारे में भी जानेंगे और उनसे कुछ जनाब मौसीकी का तड़का भी लगवाएंगे। तो AR नासिर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी टुडे एंड इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट। कैसे करियर का स्टार्ट किया, मतलब कैसे आए सिंगिंग के अंदर? एक्चुअली ये स्टार्ट बहुत यंग एज में मैंने कर लिया था और व्हेन आई वाज इन 7 to 8 years old, तो उसी वक्त मेरा एक रुझान म्यूज़िक के फील्ड में उभरना शुरू हो गया था। मेरे एक म्यूज़िक टीचर थे स्कूल में, तो जब उन्होंने मुझे सुना तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल मुझे नज़र आ रहा है। एंड आई वॉज लाइक यार मुझे नहीं पता कि क्या पोटेंशियल है, क्या मामला है। उन्होंने मुझे फिर वो क्लासेस दी, राग मुझे याद करवाए डिफरेंट किस्म के, जो आपको पता है क्लासिकल मौसीकी में होते हैं। उसको लेके जब मैं चला और मेरा भी 10 years हो गए एक्सपीरियंस म्यूज़िक की फील्ड में, तो फिर मुझे वेरियस कॉम्पिटिशन्स ऑल पाकिस्तान, गज़ल के, नातों के, इसके अलावा नेशनल सॉन्ग्स के, तो मुल्तान में गया, कराची गया, लाहौर गया और अब वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में मेरा नाम है। मुझे बुलाते रहते हैं कि आप कॉन्सर्ट में आएगा, इस तरह हैं, तो उधर भी जाते रहते हैं। इवन TV शोज़ वगैरह पे भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से ना बहुत बेहतर हो चुका है। नहीं तो आप ही को शौक था या फैमिली में और भी था जो आपको? एक्चुअली ये ऐसे ही है कि ये अल्लाह ने जो है ना हमारे ख़ानदान में मेरी आवाज़ में सुर खुद ही पैदा कर दिया था। अच्छा, ये ऐसा नहीं था कि फैमिली में उस तरह था। ये एक चीज़ मैंने खुद सीखी और मेरे अंदर वो अल्लाह ने आवाज़ में रखी हुई थी चीज़, और अल्लाह के हुक्म से वो फिर मैंने इसको पॉलिश किया। उसको पॉलिश करते गए। अच्छा, कौन सा सिंगर ज़्यादा पसंद है, किसको? एक्चुअली मैं क्लासिकल की फील्ड में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ और गज़ल में मैं मेहदी हसन साहब को और गुलाम अली साहब को मैं सुनता हूँ, क्योंकि वो हमारे जो पाकिस्तान के जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ना हमें सब कॉन्टिनेंट में और नेशन में, वो हैं ये लोग। बेशक इसलिए उनको मैं सुनना पसंद करता हूँ। बाकी जो बाकी सिंगर्स हैं उनको तो फिर चलते ही रहते हैं, आपको पता है आजकल जो है ना, वो तो वैसे भी बंदा सुन ही लेता है। तो कोई नया सॉन्ग या कोई नया ट्रैक जिसके ऊपर आप वर्किंग कर रहे हो? जी बिल्कुल, एक दो ऐसे ट्रैक्स हैं जिसके ऊपर हम आजकल गौर व फिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हमने काफ़ी इस फील्ड में तो मैंने गा लिया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि अभी मैं अपने जो लिसनर्स हैं उनके लिए अपना ट्रैक, आपको पता है आएगा तो फिर उनको मज़ीद इंटरेस्ट बढ़ता है और मज़ीद जो है ना म्यूज़िक में अच्छा रुझान पैदा होता है लोगों का। तो इंशाल्लाह ज़रूर प्रोड्यूस कर रहा हूँ। अच्छा। बहुत जल्द इंशाल्लाह ट्रैक आएगा। सही। तो यंगस्टर्स के लिए क्या कहोगे कि उनके लिए इस फील्ड में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ है? देखिए अपॉर्चुनिटी बहुत है। मैं समझता हूँ कि मैं भी एक दफ़ा नाउमीद हो गया था। अच्छा। क्योंकि एक स्टेज आती है हर एक की लाइफ में व्हेन ही फील्स दैट इट्स नॉट पॉसिबल। यार बहुत कॉम्पिटिटर्स हैं एंड यू विल नॉट बी एबल टू मैच देम। जब 500-600 लोगों का मुकाबला था कराची में, हम सब बैठे हुए थे, गज़ल गा रहे थे जब, तो उनको देख के मुझे लगा भाई मैं नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अल्लाह के हुक्म से आई सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन अराउंड द कंप्लीट नेशन जब मैंने वहाँ पर गज़ल गाई मेहदी हसन साहब की। तो इस तरह मैं समझता हूँ आप अपने अंदर आप जब बिलीफ रखेंगे, सेल्फ बिलीफ का एलिमेंट रखेंगे, तो देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अंडू यू। ट्रू। ठीक है, ये इस चीज़ पे आप भरोसा रखें। न्यू आर्टिस्ट से मेरा यही पैगाम है कि आपको बस सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, बाकी इंशाल्लाह ये प्लेटफॉर्म जिस तरह आपने मुझे आज दिया है इस तरह उनको भी मिलेगा। बेशक ऐसे ही है, हमारा प्लेटफॉर्म यही है कि जनाब आप यंग टैलेंट हैं और आपके अंदर कोई चीज़ टैलेंट मौजूद है तो आप यहाँ पर आइए और दुनिया से बात कीजिए, अपनी आवाज़ का जादू जगाइए। तो क्योंकि जनाब आज 5 सितंबर है, कल 6 सितंबर है, यौम दिफा है, तो AR नासिर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके।